हेलो दोस्तों, मैं विशाल अब क्रू के सीएससी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मित्रों, 67 बीपीएससी की परीक्षा तिथि अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है। आयोग ने नोटिफिकेशन काफ़ी पहले ही दे दिया है, तो हमें उसी को बॉर्डरलाइन मानकर तैयारी भी करनी है। बीते समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी तैयारी पर फोकस करें। परीक्षा नियत तिथि पर हो, यही मान के तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी में एक पैनापन, एक तैयारी में एक मजबूती आ पाएगी। तो मित्रों, इसी के तहत करंट सेक्शन का वेटेज बिहार पीसीएस में बहुत ज़्यादा है। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, जिसमें से बिहार स्पेशल का वेटेज और ज़्यादा होता है। करंट के क्वेश्चन में बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इस बात का प्रयास किया है कि करंट के क्वेश्चन में ही, उसी टॉपिक में, जिस विषय को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक में यदि बिहार से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट है तो उसको उसी में इंक्लूड करके स्टडी कंटिन्यू की जाए। तो आइए तैयारी चालू करते हैं। पॉइंट वाइज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और छोटे बड़े सारे पॉइंट को जो जहाँ से भी लगता है कि वो बिहार पीसीएस में आ सकता है या फिर आने की संभावना है, उसको ज़रूर टच करेंगे। मिलकर मेहनत करते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है वो है गरीबी सूचकांक से संबंधित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है और इस सूचकांक में देश के सबसे गरीब राज्यों में पहला स्थान बिहार को मिला है। बिहार प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। यानी कि इस सूचकांक के हिसाब से देश के सबसे गरीब राज्यों में 3 स्टेट हैं। पहले पर बिहार, दूसरे पर झारखंड और तीसरे पर उत्तर प्रदेश। इस सूचकांक में बिहार के लगभग दोस्तों लगता है कि ये कहीं से मिसप्रिंट है। ये दरअसल 15.91 नहीं है, ये 15.91 नहीं है मित्रों, ये है 51.91%। कितना है ये? 51.91%। 51.91% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है इस सूचकांक के हिसाब से। ठीक है, इस सूचकांक के आधार पर जो सबसे कम गरीब राज्य हैं उसमें पहले नंबर पर केरल है, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर सिक्किम और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। पहले नंबर पर केरल, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे सिक्किम और चौथे पर तमिलनाडु। ये देश के सबसे कम गरीब राज्य हैं, जिसमें केरल की लगभग 0.71% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दोस्तों बिहार से स्पेशल कुछ क्वेश्चन है। मैंने जैसा पहले ही बताया कि हम लोग जब भी करंट को पूछेंगे तो बिहार को फोकस करके पूछेंगे, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सूचकांक के हिसाब से बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है, जहाँ की 51.91% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसी में एक पॉइंट ये भी आया है कि कुपोषण के मामले में बिहार की स्थिति भी थोड़ी खराब है। बिहार की स्थिति कुपोषण के मामले में भी थोड़ी खराब है। दोस्तों, बिहार के लगभग 51.88%, 51.88% जनसंख्या कुपोषित है। इस मामले में सबसे कम कुपोषित राज्यों में सिक्किम का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा बिहार है, जहाँ पर 51.88% जनसंख्या कुपोषित है। वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य माना गया है। इस बहुआयामी सूचकांक में समग्र रूप से बिहार को 0.265 अंक प्राप्त हुआ है। समग्र रूप से का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे कई आयामों पर कोई सूचकांक जारी किया जाता है, तो उन सारे आयामों को मिला करके एक समग्र नंबर दिया जाता है। तो उस मामले में बिहार को समग्र रूप से इस सूचकांक में 0.265 अंक दिया गया है। अच्छा, अब जैसे ये तो देश की बात हो गई, अब बिहार के अंदर की बात करें तो किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। सबसे गरीब जिला कौन है? किशनगंज है, जिसकी 64.75%
64.75% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। वहीं अररिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर मधेपुरा को रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर बिहार के अंदर यदि सारे जिलों की बात करें तो पटना सबसे कम गरीब जिलों में शामिल है। पटना को सबसे कम गरीब जिलों में शामिल किया गया है, जहाँ की 29.20%, 29.20% जनसंख्या गरीब है। दूसरे स्थान पर भोजपुर और तीसरे स्थान पर सिवान का नंबर आता है। एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ मित्रों, एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ। देखिए, सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबसे गरीब राज्य है बिहार, जहाँ की 51.91% जनसंख्या गरीब है। ठीक है, कुपोषण के मामले में भी बिहार पहले नंबर पे है और सबसे कम कुपोषित राज्य सिक्किम को माना गया है। ठीक है, बिहार को 0.265 समग्र रूप से नंबर मिला है। और बिहार के अंदर यदि हम बात करें तो किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। किशनगंज के बाद दूसरे नंबर पर आता है अररिया और तीसरे स्थान पर आता है मधेपुरा, जबकि पटना को बिहार का सबसे कम गरीब जिला माना गया है, जहाँ की 29.20% जनसंख्या गरीब है। सबसे कम गरीब जिलों में पहले नंबर पर पटना है, दूसरे नंबर पर भोजपुर है और तीसरे स्थान पर सिवान का नंबर आता है मित्रों। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरी सूचकांक है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम आगे अपने पॉइंट को देखते हैं। देखें, सतत विकास लक्ष्य को जारी कौन करता है? सतत विकास लक्ष्य को जारी कौन करता है? तो सतत विकास लक्ष्य को नीति आयोग जारी करता है, जर्मनी के सहयोग से जारी करता है। और जो इसका हेडिंग है, वो जिस हेडिंग से इस सूचकांक को जारी किया जाता है वो है सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। क्या है? सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। इस सूचकांक में दोस्तों 77 संकेतकों पर आधारित लगभग 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर शिमला का स्थान आता है, दूसरे पे कोयम्बटूर और तीसरे पर चंडीगढ़ है। सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में शीर्ष प्रदर्शन जिन्होंने किया है, शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है मित्रों, उसमें शिमला पहले नंबर पे है, कोयम्बटूर दूसरे नंबर पे है और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर धनबाद को, दूसरे पे मेरठ को, दूसरे पे मेरठ को और तीसरे पर ईटानगर को रखा गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में यदि बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो 56 शहरों में चूँकि ये 56 शहरों को मिला करके ये रैंक दिया गया है, जिसमें पटना को 52वां स्थान मिला है। पटना को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 52वां स्थान मिला है। देखिए, और इसमें जैसे 0 से लेके 100 तक के पैमाने पर किसी भी शहर को आंका गया है, तो इसमें पटना पहली बात तो 56 शहरों में 52 रैंक पर है और इसको 50 से 64 के बीच में रखा गया है, यानी परफॉर्मर श्रेणी के रूप में पटना को रखा गया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि पटना को कौन सी श्रेणी के रूप में रखा गया है, तो पटना को परफॉर्मर श्रेणी के रूप में रखा गया है। और ये शहरी क्षेत्रों को 0 से 100 के बीच के पैमाने पर ही आंका गया है और उसी के हिसाब से रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक रैंक जारी किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि फिर से इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर देश का इस बार फिर से बताया गया है। ये कई सालों से लगातार इंदौर ही स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, वहीं राज्यों के मामले में हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुआ है।
स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को पहला स्थान दिया गया है, अहमदाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है, मेरठ को दूसरा स्थान दिया गया है और दिल्ली को तीसरा स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद राज्यों की श्रेणी में यदि किसी का स्थान आता है तो महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश का तीसरे स्थान पर। फिर से मैं बता दूं दोस्तों, शहरों के मामले में देखेंगे तो इंदौर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। फिर से देख लेते हैं एक बार, इंदौर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। राज्य के मामले में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। और यदि स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में देखेंगे तो अहमदाबाद प्रथम, मेरठ द्वितीय और दिल्ली तृतीय। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बाद यदि इसमें दूसरा स्थान किसी को प्राप्त है स्वच्छ राज्य के रूप में तो दूसरा स्थान प्राप्त है महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को अंतिम स्थान पर रखा गया है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के साथ साथ संयुक्त रूप से नागालैंड भी 17वें स्थान पर ही रहा। इसमें और भी पॉइंट कुछ हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 48 शहरों में बिहार राज्य की पटना को 44वां रैंक, कौन सा रैंक? 44वां रैंक। 48 शहरों में बिहार राज्य की पटना को 44वीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि पिछले साल पटना को 47वीं रैंक प्राप्त हुई थी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की बात हो रही है मित्रों। 50,000 से 1 लाख के बीच में यदि हम देखें तो 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुपौल को पहला स्थान दिया गया है और चूँकि बिहार स्पेशल है तो इस वजह से करंट में भी बिहार स्पेशल है, इस वजह से ये पॉइंट थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अच्छा, इसी संदर्भ में यदि गंगा किनारे, अब चूँकि सरकार है स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर के या फिर गंगा की साफ सफाई को लेकर के सरकार काफ़ी एक्टिव है, तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक पॉइंट ये निकाला कि गंगा के किनारे जितने शहर बसे हैं उसमें यदि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखा जाए तो यूपी के वाराणसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि आगे बढ़ें अगर हम तो बिहार के 2 शहर इसमें शामिल स्थान पाने में सफल हुए हैं। पहला है मुंगेर और दूसरा है पटना। तो अगर वाराणसी को पहला देख लें तो मुंगेर दूसरे स्थान पर और पटना तीसरे स्थान पर आता है। यानी 1 लाख से अधिक गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी पहले स्थान पर, मुंगेर दूसरे स्थान पर तथा पटना तीसरे स्थान पर जगह पाने में सफल रहा है। चलिए, अच्छा, एक छोटे छोटे टॉपिक कुछ मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है, कहीं से भी आयोग उठा सकती है, बना सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है लगता है कि जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है उसको उठाना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। पढ़े भारत अभियान, पहले तो प्रश्न यही बन सकता है कि ये कितने दिवसीय अभियान है, तो 100 दिवसीय अभियान है ना। 1 जनवरी को ये शुरू किया गया था और इसका समापन 10 अप्रैल 2022 को हुआ। ठीक है मित्रों, ये 100 दिवसीय अभियान है, ठीक है, और 10 अप्रैल 2022 को इसका समापन हुआ। इस अभियान में जो लोग इस अभियान से लाभान्वित होंगे उसमें सबसे पहले तो बच्चे लाभान्वित होंगे, फिर शैक्षिक प्रशासकों को भी हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, समुदाय है और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी भागीदार इसमें शामिल हो जाएंगे। समुदाय का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इनके आसपास में जितने भी लोग हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर हितधारक के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, एक सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह अभियान तीनों भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी हमारी मातृभाषा, स्थानीय भाषा यदि है तो, और उस क्षेत्र की पूरी भाषा, इन तीनों क्षेत्रों पर यह अभियान केंद्रित करता है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों चूँकि कोविड का टाइम तो अब बीत गया है, लेकिन समय समय पर कोविड के फेजेस आते रहते हैं। इसी के आधार पर भारत ने अभी तो वैक्सीन के निर्यात को भारत ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर से भारत ने वैक्सीन निर्यात को स्टार्ट किया। ठीक है, और इस संदर्भ में जो सबसे पहला वैक्सीन भारत ने निर्यात किया वो ईरान को निर्यात किया।
ईरान ईरान उन देशों में पहले स्थान पर है जिसने हमारे यहाँ से लगभग 10 लाख खुराक वैक्सीन, कितनी, 10 लाख खुराक वैक्सीन को प्राप्त करने में सफल रहा। ये वैक्सीन थी कौन सी? ये कोवैक्सीन है जो हैदराबाद में भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये हमारे देश की ऐसी वैक्सीन है कि जो WHO से मान्यता प्राप्त है। कोवैक्सीन को WHO से भी मान्यता प्रदान किया गया है। कोवैक्सीन को WHO से भी मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ये हो जाता है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम क्या है, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात समुद्री बोर्ड, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण तथा मछुआरों के प्रतिनिधित्व द्वारा जारी किया गया। यह एक नेविगेशन यात्रा है। नेविगेशन मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक निगरानी करने वाला ये अभियान है। इसके तहत जो बेसिकली दोस्तों इसके तहत जो हमारे मछुआरों को या फिर समुद्र के किनारे यदि हमें कोई परेशानी होती है तो इस कार्यक्रम के जरिए नेविगेशन के माध्यम से उस पर निगरानी रखी जाएगी कि यदि हमारे मछुआरों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है गांव सुरक्षा समूह। अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार ने गांव के निवासियों की सुरक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण किया। इसको विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर स्थानीय पुलिस बल की संख्या कम है। जम्मू कश्मीर बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर चूँकि आर्मी और पुलिस दोनों अपना काम करती है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस काम नहीं कर पाती है। पुलिस वहाँ पर या फिर पुलिस काम भी करती है तो उनकी संख्या बल बहुत कम होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप नामक एक संगठन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। इसको हिंदी में बोलेंगे गांव सुरक्षा संगठन, और ये वहाँ के स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए ये संगठन कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक रैंक जारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग। ये डिजिटल तरीके से चालू किया गया है दोस्तों, और अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास को रखा गया है, द्वितीय पर IIT मुंबई है और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली को रखा गया है। पहले पर IIT मद्रास, दूसरे पर IIT बॉम्बे और तीसरे पर IIT दिल्ली को रखा गया है। एक इसमें जो जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन संस्थानों की रैंकिंग है जो केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है। उसमें कौन से संस्थान का रैंक क्या है ये बताया गया है। तो इसमें अटल नवाचार रैंकिंग में पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर IIT बॉम्बे और तीसरे पर IIT दिल्ली को रखा गया है। चलिए, अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू हो गया है। अब तो लोग उस पर यात्रा कर रहे हैं और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस वे बनाया गया है। कभी दोस्तों मौका मिले तो आप जाइएगा, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस वे है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करावल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेस वे चांदसराय लखनऊ से होकर हैदरिया गांव में समाप्त होगा। चांदसराय लखनऊ में है और हैदरिया गांव गाजीपुर में है। तो ये बेसिकली 6 लेन की एक्सप्रेस वे है। आने वाले टाइम में इसको 8 लेन का भी 8 लेन भी बनाया जा सकता है। ज़मीन एक्वायर है, सरकार को सिर्फ निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी बस, और इसमें लगभग 22,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़कर
उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम सीमाओं की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सच पूछिए दोस्तों तो जैसे लखनऊ से ये स्टार्ट होगा, राजधानी स्टार्ट होगा, गाजीपुर तक किया जाएगा, तो लगभग पश्चिम से पूरब ये रोड बन रही है। अब उसी में यमुना एक्सप्रेस वे है जो आगरा से नोएडा है, और एक आगरा से लखनऊ के लिए एक्सप्रेस वे है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ेंगे और ये तीनों एक दूसरे से पूरे यूपी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा आयुष्मान भारत को लेकर के। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और विश्व की बड़ी योजनाओं में से एक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। मित्रों, अभी अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत और संरचना मिशन का शुभारंभ किया। ये दोस्तों विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल के बीच के अंतर को भरना है। जैसे क्या होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ योजनाएं लागू हो जाती हैं और उन योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत दिक्कत होती है। वो ठीक तरीके से लागू तो हो जाती हैं, लेकिन जब धरातल स्तर पर देखते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गांव और शहर दोनों के क्षेत्रों में, जैसे गांव में सुविधाएं ज़्यादा रहती हैं, शहरों में सुविधाएं ज़्यादा रहती हैं और गाँव में कम रहती हैं, तो इस अंतर को कम करने के लिए आयुष्मान भारत और संरचना मिशन का शुभारंभ किया गया है। उसमें क्या है कि जैसे गंभीर देखभाल हुआ, सुविधा हुई और प्राथमिक देखभाल के बीच में जो गांव और शहर के बीच में अंतर है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। इसके माध्यम से 5 लाख से अधिक आबादी वाले जितने ज़िले हैं पूरे देश में, उन सब ज़िलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी। क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि जो गंभीर बीमारियाँ हैं उनको लेकर के जो हमारे यहाँ एक गैप है गांव और शहर के बीच में, उसको भरने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। चलिए अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अभी 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अच्छा, रानी कमलापति थी कौन? तो मित्रों, ये भोपाल के अंतिम हिंदू रानी थी। ये भोपाल की 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम साहब की विधवा पत्नी थी और इन्होंने एक मिसाल ये कायम किया था कि ये पति की हत्या के बाद अपने दुश्मनों से लड़ने के दौरान हमलावरों से बचने के लिए इन्होंने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। हमारे यहाँ की वीरांगनाओं के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उन्होंने वो इतिहास कायम किया है और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे देश में ये प्रेरणा स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सी वीरांगनाएं, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाएं हमारे यहाँ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण सर्किट। दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट ट्रेन को रवाना किया गया। कब रवाना किया गया? 7 नवंबर 2021 को। 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरगंज। क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है कि रामायण सर्किट किस स्टेशन से स्टार्ट किया गया था? तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट को स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली है क्या? तो प्रभु श्री राम से जुड़े जो भी हमारे देश के धार्मिक स्थल हैं उन सब स्थलों का दर्शन करवाएगी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 10 राज्यों के लगभग प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन ये करवाएगी। बिहार स्पेशल में यदि हम देखें तो बिहार की सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जिले भी इसमें शामिल होंगे। मित्रों, दरभंगा जिले में भी इसको शामिल किया है, दरभंगा भी इसमें शामिल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामायण सर्किट ट्रेन का शुभारंभ सफदरगंज रेलवे स्टेशन से किया गया है। यह 7 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। प्रभु श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का यह दर्शन करवाएगा। रामायण सर्किट 10 राज्य के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। इसमें बिहार की सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जिले को शामिल किया गया है। अच्छा, अभी करंट के ही सेक्शन में कुछ दिनों पहले आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
केदारनाथ मंदिर में पहले से ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि उपस्थित थी। वहीं पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर अनावरण किया गया? उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 नवंबर 2021 को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सीरीज़ 1 ख़त्म होती है और समाप्त होती है। इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसका अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को 2 से 4 बार आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गणेश से मेरी इसके लेकर बात हो गई थी। हाँ, अब सचिन की नुमाइश 11 जाने। हाँ हाँ, तभी मैं